हेलो। 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 तो मैं अपना कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 5 बजे आऊंगी, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि काफी समय चला गया है। और मैं आप नहीं, मैं किसी तो मैं चूंकि इस उसमें नई सदस्य हूँ, और अधिकांश सदस्यों के लिए अपरिचित हूँ। और पीछे से मुझे सर की आवाजें आ रही हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे लोग क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। मैं यहाँ पर पूरी तैयारी से आकर पूरा बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चों से भी बात नहीं कर रही हूँ। पता नहीं कौन सा वीडियो उन्हें दिखाई दे रहा है। आ, मैं समझती हूँ कि मैं अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत मैं सरस्वती स्तुति से कर रही हूँ, जो मैंने माँ सरस्वती के लिए श्री कृष्ण जीवा से जन्वी मेरी प्यारी सरस्वती, आदि शक्ति का श्वेत पुंज मेरी अधिष्ठात्री सरस्वती। कुंद कुसुम सा धवल वर्ण मेरी श्वेताक्षी सरस्वती, मधुर वाणी वीणा संचारिणी मेरी वागेश्वरी सरस्वती। प्रज्ञा वृत्ति संरक्षिका मेरी शुक्ल वस्त्रा सरस्वती, प्रभूत ऐश्वर्य प्रवाहिता मेरी वेदवाणी सरस्वती। यत्र तत्र सर्वत्र विराजी मेरी शत्रुपा सरस्वती, श्वेत चरणों में वंदन मस्तक मेरी आराध्या सरस्वती। मित्रों, मैं मानती हूँ कि जो संस्मरण होते हैं वो वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में स्मृतियों के शिलालेख की तरह होते हैं। और इनको नमस्कार सर, मुझे अब पहला कमेंट दिखाई दिया। और मुझे अशोक कुमार ज्योति जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं इसके पहले बहुत कुछ बोल चुकी, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम रहा हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। नमस्कार सुरेश नीरज सर, आपके पीछे से मुझे आवाज आ रही थी। और मुझे लग रहा है कि अब सभी लोग जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ मैं आप सभी का। और इस तरह की जो तकनीकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती ही रहती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ सुबह से जो है बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि इसलिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रही हो। तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। और मैंने इसके पहले सरस्वती स्तुति की थी, जो इसमें आ गई होगी, इसलिए मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। और मैं समझती हूँ कि जो स्मृतियां होती हैं, जो संस्मरण होते हैं, वो स्मृतियों के शिलालेख होते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सभी को बस एक बार मुझे कोई ये बता सके कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि मूलतः तो मैं मध्य प्रदेश की हूँ, और वर्तमान में मैं गोवा में वास्को द गामा में रहती हूँ। मेरा बचपन, जन्म, शिक्षा और विवाह, सभी की जो जड़ें हैं वो मध्य प्रदेश के शहरों नरसिंहपुर, उज्जैन, सतना और भोपाल से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है नरसिंहपुर। उसमें से आप हमारे जो साहित्यकार लोग हैं, बंधु, वो सभी जानते होंगे कि जो नरसिंहपुर है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म स्थल रहा है। और एक सौभाग्य की बात यह है कि नरसिंहपुर में जहाँ मेरा घर है जन्मस्थली में, वहीं से कुछ ही दूरी पर भवानी प्रसाद जी मिश्र का भी पुश्तैनी घर है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो उनका उनके घर में वो आया करती थी।
नमस्कार दमयंती शर्मा मैम, यशपाल सर। आपने कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, धन्यवाद। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि नीरव सर शायद अभी तक भी सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ मुझे आ रही है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद सर। अ, तो मेरी शिक्षा जो है बचपन में, जब मैं 2.5 साल की थी, तब सेंट मैरीज कॉन्वेंट जो था, वो उसमें मुझे भर्ती करा दिया गया था। और वहाँ से मेरा बचपन और मेरी पढ़ाई शुरू होती है। और सच कहूँ तो मेरा जो जीवन है, उसमें सिर्फ पढ़ाई 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 के ही जो संस्मरण हैं वो ज़्यादा हैं। तृप्ति द्विवेदी जी मिश्रा, आप भी मुझे दिख रही हैं, नमस्कार। और रजनीकांत मिश्रा जी, आपका भी नमस्कार। सुषमा, आप भी आ गए हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, आपने लिखा तो मुझे सुकून मिला, धन्यवाद। अ, तो मेरा जो बचपन है, वो मेरी सारी मित्र यहाँ पर जुड़ती जा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तो मैं ये बताना चाह रही थी कि बचपन से ही मुझे बहुत लाड़ मिला, दुलार मिला। और भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी, तो समझिएगा कि जो परिवार का मैं जीता जागता खिलौना की तरह थी। सुधांशु ओझा जी, आप भी मुझे दिख गए हैं, नमस्कार। तो मेरी एक संस्मरण मैं बचपन का सुनाना चाहूंगी। कि मैं जब छोटी थी, लगभग दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, तो एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी। उस चित्रकला प्रतियोगिता में मैंने भी एक चित्र बनाया था। और उसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। तो द्वितीय पुरस्कार में जब मैं इनाम लेने के लिए मंच पर गई, तो वहां पर उनने कहा कि आपका जो है, आपको दूसरा पुरस्कार क्यों मिला है, मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी चिड़िया को देखा है? मैंने कहा हाँ, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि मैंने देखा है। तो वो बोले कि चिड़िया की कितने टांग होती है? तो मैंने भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि 4 टांग होती है। तो वो बोले कि सच में 4 टांग होती है? तो मैंने कहा कि हाँ। तो बोले अब के घर जाके चिड़िया को जरूर देखना। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो जब मैं घर आई तो चिड़िया तो खैर बाद में देखी, पहले मैंने अपने घर के सभी सदस्यों से पूछा कि चिड़िया के कितने पैर होते हैं? तो मम्मी बोली कि 2 पैर होते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, 2 पैर होते हैं, मैंने तो 4 बना दिए। तो फिर बाद में मैंने चिड़िया को देखा, और उसके बाद से एक जो नज़रिया था, उसको मैंने महसूस किया कि किस तरह से हम किसी चीज़ को जब तक अच्छी तरह से देख नहीं लेते, परख नहीं लेते, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं। तो ये एक छोटी-सी बात थी, लेकिन इसने मुझे एक प्रेरणा दी, एक रास्ता दिखाया कि आगे आपको जब कभी भी कोई चीज़ करनी है, तो उसमें आपको जो है चिड़िया की टाँग जो है देखनी चाहिए। तब जाकर आप आगे अच्छी चीज़ को कर पाएँगे। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि मेरा ये जो नाम है शुभ्रता, इसका भी एक बड़े पीछे कहानी है। कि छोटी थी तो सब लोग ने कहा कि भाई क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तो मेरी जो बड़ी बहन है, प्रोफेसर मृदुला दुबे, जो इस समय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में गणित विभाग की डीन पद पर हैं। तो दीदी भी उस समय छोटी थी, और वो एक किताब पढ़ रही थी। तो किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक शब्द आया हिंदी की किताब में कि शुभ्रता। तो उनको ये बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि मम्मी के पास गई कि क्यों ना इसका नाम शुभ्रता रखा जाए। तो उन्होंने मम्मी को बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो है इसका नाम हम जो है शुभ्रता रख देते हैं। तो बाकी फिर घर के सभी सदस्यों को भी अच्छा लगा। और ये संस्मरण मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि जो यहाँ से मैं सोचती हूँ कि जो शुभ्रता का भविष्य है, वो लिखना जो है प्रारंभ हो गया था। ये शब्द और ये जो नाम है, जब मेरे मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा पुरस्कार जो मुझे मिला 2014 में, वो राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय के प्रणब मुखर्जी जी के हाथों मुझे मिला था। और उस समय मेरी दीदी ने बड़े ही हर्ष मिश्रित गर्व के साथ मुझे कहा कि मेरे द्वारा दिया हुआ जो नाम है, वो राष्ट्रपति के द्वारा आज सम्मानित हुआ है। तो सचमुच मैं उनका प्रेम और आशीर्वाद ही मानती हूँ कि उनके दिए इस नाम को मैंने सार्थक करने का प्रयास किया। और
नीरज निथानी जी, दमयंती मैम, आप लग रहा है मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे लोग भी दिख रहे हैं। तो ये मेरे जो संस्मरण हैं, मुझे लग रहा है कि आप उन्हें सुन पा रहे होंगे। क्योंकि संस्मरण से संबंधित कोई भी कमेंट मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये बात आप तक पहुँच रही है कि नहीं। क्योंकि सभी के नमस्कार, निरुपमा जी नमस्कार। तो ये जो मेरी किताब है जिसको कि राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कार मिला था, वो किताब है भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र। इस किताब को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार मिल चुका है। और इत्तेफाक ये था कि जो राजीव गांधी के नाम से ये पुरस्कार जो दिया जाता था, वो ये आखिरी पुरस्कार था। उसके बाद इस पुरस्कार का नाम जो है वो बदल गया था। इसकी इसका भी एक बड़ी जो है, बड़ी इसकी कहानी ये है कि जब इस मेरे पास पत्र आया, रजिस्टर्ड पोस्ट आई कि आपकी किताब को जो है ये पुरस्कार मिलने वाला है, तो मैं घर में अकेली थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे और रवि जो है मेरे हस्बैंड, वो उस समय अरब सागर में शिप पर थे। तो मैंने पहले पहले तो मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये जो पुरस्कार है मेरी किताब को मिला है। और उसके बाद मैंने उसको 2-3 बार फिर से देखा कि हाँ, वाक़ई ये मुझे मिला है, लेकिन वो मेरी किताब को मिला था। और मेरे जीवन का शायद ये सबसे बड़ा संस्मरण है अब तक का। और फिर उसके बाद रवि आ गए और मेरे बच्चे चूँकि छोटे थे, तो उस समय अनुमति नहीं थी राष्ट्रपति भवन में बच्चों को ले जाने की, तो बच्चों को मैं घर पर ही छोड़ कर गई थी। और फिर मैं और रवि पुरस्कार लेने के लिए गए और वहाँ पर फिर चूंकि मैंने पहली बार सर को, राष्ट्रपति महोदय को पास से देखा और उनके मुख से मुझे बधाई मिली, तो ये सच में अद्भुत अविस्मरणीय पल मेरे जीवन के रहे हैं। जैसा कि मैं एक मूलतः एक विज्ञान लेखिका हूँ और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, समुद्र विज्ञान, अंटार्कटिका, इस सब पर मैंने अंग्रेजी और हिंदी में कुल 21 किताबें लिखी हैं। मेरे लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। और मैंने विक्रम विश्वविद्यालय से प्रोफेसर वीपी सिंह सर के अंडर में पीएचडी किया, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया, फिर लगभग 1 साल मैंने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में काम भी किया। 2004 में मैं गोवा आ गई, क्योंकि मेरे पति डॉक्टर रवि मिश्रा को एनसीपीओआर जो है उसको वहां पर वो वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हो गए थे। और उस समय मेरी बेटी जो थी वो बहुत छोटी थी, और इसलिए फिर मैंने जॉब करना उचित नहीं समझा था। क्योंकि आ, सर सर मैंने आपका नाम भी लिया है। सर मैंने आपका नाम लिया है। सर के पीछे से मुझे आवाज आ रही है कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, पर मैंने प्रारंभ में ही नीरव सर को नमन करते हुए उनको धन्यवाद दिया था कि उनके कारण ही मैं इस पटल पर आ पाई हूँ। और ऐसा तो ये संभव ही नहीं है कि मैं सर का नाम ना लूं, क्योंकि आज जो मुझे इस पटल पर आप सभी के साथ अपने संस्मरण और कविताएं साझा करने का जो अवसर मिल रहा है, वो सर के कारण ही मिल रहा है। और शायद वो जब बाद में इसे सुनेंगे, तो वो देख पाएंगे कि मैंने उनका नाम लिया है, मधु मैडम का नाम लिया है। और मैंने तो उन्हें बट वृक्ष भी कहा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो पंडित नीरव जी जो हैं, वो ये बड़े विशाल बट वृक्ष हैं, जो जिनके शीतल छाया में हम जैसे साधारण साहित्यकार भी ज्ञान की शीतलता प्राप्त करते हैं। और प्रेम भी मिला है हम सभी साहित्यकारों को उनका। और जैसा मैंने कहा कि बचपन से ही मुझे बहुत दुलार मिला, और जो प्रेम है उसको मैंने फिर कविता के रूप में लिखा है। मेरी एक कविता है प्रेम, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि प्रेम शिव है, शक्ति नहीं। प्रेम शिव है, शक्ति नहीं। प्रेम राधा है, रति नहीं। प्रेम अथ है, इति नहीं। प्रेम पीड़ा है, क्षति नहीं। प्रेम अनुराग है, आसक्ति नहीं। प्रेम पूजा है, भक्ति नहीं। प्रेम आस्था है, विनती नहीं।
प्रेम व्यथा है, विपत्ति नहीं। प्रेम चकोर है, स्वाति नहीं। प्रेम ग्रंथ है, पाती नहीं। प्रेम होम है, आहुति नहीं। प्रेम व्योम है, द्युति नहीं। प्रेम समंदर है, कश्ती नहीं। प्रेम अरण्य है, पत्ती नहीं। प्रेम प्रकृति है, प्रवृत्ति नहीं। प्रेम मन है, मनोवृत्ति नहीं। प्रेम क्षुधा है, तृप्ति नहीं। प्रेम सुधा है, विषकृति नहीं। प्रेम अद्वैत है, आवृत्ति नहीं। प्रेम अनुभूति है, अभिव्यक्ति नहीं। तो प्रेम अनुभूति है, अभिव्यक्ति नहीं है। और वही प्रेम हम और आप, नीरव सर से, मधु मैडम से, आप जो सब लोग हमें देख रहे हैं, उनसे मैंने पाया है। और ये जो आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, इसी के बल पर मुझे लिखने की प्रेरणा भी मिलती है। और अब तक की जो भी मैंने लेखन किया है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे पाठकगण हैं, जो मुझे मेरी रचनाओं को, मेरे लेखन को पसंद करते हैं, उन सभी का वो इसकी पृष्ठभूमि में है। नहीं तो यदि आप सब नहीं होंगे, आपका प्रेम नहीं होगा, तो मेरा लिखना तो संभव है ही नहीं। और इस तरह मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा ये जो लेखन है, जिसमें जिसमें आप सभी का स्नेह है, आप सभी का की प्रेरणा है, जिसके कारण कि मैं लिख पाती हूँ, उस सब में कुछ 4 लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं ज्यादा मानती हूँ कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं होते, तो शायद मैं कभी इस तरह लिख भी नहीं पाती। और उनमें मेरे मम्मी पापा तो हैं ही। और मम्मी पापा का आशीर्वाद मुझे इस समय वो नहीं है, वो मुझे ईश्वर के घर से देख रहे हैं। और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। मेरे भैया हैं शिरीष पुरोहित जी, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मेरी बहन मृदुला दीदी हैं, मेरी बहन रश्मि हैं। वो सब का स्नेह मुझे बड़ा मिला है। मेरे पति डॉक्टर रवि मिश्रा और मेरे दोनों बच्चे श्वेताक्षी और कलश। और एक और विभूति का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, प्रोफेसर श्यामाचरण जी दुबे, जो मेरे मामा जी रहे हैं। और इस पटल पर बहुत से लोग हैं जो शायद उन्हें जानते होंगे, क्योंकि वो हमारे देश के महान समाजशास्त्री रहे हैं। वो लेकिन मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे मामा जी हैं। तो जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही मामा जी को पत्र लिखा करती थी, और वो प्यार से जो है मुझे शुभ्रा कहते थे। और वो शुरू से कहते थे कि शुभ्रा तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि ये कौन सी बात है। लेकिन रुचि बहुगुणा उनियाल जी, आप भी जुड़ गई हैं, आपको नमस्कार। तो मैं बात कर रही थी मामा जी की। तो मैंने उन पर एक संस्मरण लिखा था। दिनेश वत्स जी नमस्कार, यशपाल सर नमस्कार। तो मैं मामा जी की बात कर रही थी, तो मैंने उनके ऊपर एक संस्मरण लिखा कि पारिवारिकता से परे समाजशास्त्री श्यामाचरण जी दुबे। तो उसमें मैंने एक बात लिखी कि व्यक्ति जितना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता जाता है, उतना पारिवारिकता से परे होता जाता है। और ये बात मैं समझती हूँ कि हर ख्यातिलब्ध व्यक्ति पर लागू होती है, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे अपने किसी भी कार्य क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होता है, तो उतना वो राष्ट्रीय धरोहर होता जाता है, देश की धरोहर होता जाता है, और वो परिवार में बंधकर, सीमाओं में बंधकर नहीं रह सकता है। तो मामा जी का भी मेरे अब तक के लेखन पर बहुत बड़ा असर रहा है। और मेरी बचपन की सहेलियां, जो मैंने बस एक बात बोली थी कि मैं लाइव आ रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि मेरी सारी सहेलियां आ चुकी हैं। इन सब का भी मेरे लेखन पर उनकी प्रेरणा रही है। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे जो व्हाट्सएप पर मित्र हैं, जो मेरे सोशल मीडिया के मित्र हैं, उन सभी का अब जो मेरी लेखन में परिपक्वता धीरे धीरे आ रही है, उन सभी का बड़ा योगदान रहा है। और मित्रता जो है, मित्रता बहुत बड़ी शक्ति होती है जीवन की। और मैं मानती हूँ कि मित्र जितना कृष्ण होता है, उतना ही सुदामा भी होता है। और कृष्ण और सुदामा के दोनों के सम्मिश्रण से ही जो मित्रता है, वो पूर्णता प्राप्त करता है। मित्रता पर मैंने एक कविता लिखी थी, कृष्ण फिर मुस्कुरा दिए,
तो मैं ये कविता आपके साथ भी साझा करती हूँ कि बरसों बाद जब सुदामा कृष्ण से कुछ सकुचाए से मिले, वर्षों बाद सुदामा कीर्ति काले जी नमस्कार आपका, महेश विशोदिया जी, आप सभी मेरे नए नए मित्र हैं। और आपकी मित्रता भी मेरे लिए उतना ही मायने रखती है जितने मेरे पुराने मित्र हैं। तो कृष्ण फिर मुस्कुरा दिए कविता है कि बरसों बाद जब सुदामा कृष्ण से कुछ सकुचाए से मिले, तो बस इतना ही बोल पाए कि मैं नितांत विपन्नता से संपन्न, मैं नितांत विपन्नता से संपन्न एक साधारण सा तुम्हारे इन वृहत कोशों में, मैं नितांत विपन्नता से संपन्न एक साधारण सा तुम्हारे इन वृहत कोशों में सिर्फ अपने कुछ भाव, सिर्फ अपने कुछ भाव, कुछ शब्द, कुछ ध्वनियां देना चाहूं तो क्या। उन्होंने फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से खड़े हो गए कि मैं तुम्हारे इन वृहत कोशों में कुछ अपने शब्द, कुछ ध्वनियां, कुछ भाव देना चाहूं तो क्या। कृष्ण हाँ में मुस्कुरा दिए, कृष्ण हाँ में मुस्कुरा दिए। तब सुदामा विहल होकर कह उठे कि यदि हाँ, तो मेरी संवेदनाओं के समस्त स्वर आज सिर्फ तुम्हारे लिए लयबद्ध होना चाहेंगे। तो आज मेरी संवेदनाओं के समस्त स्वर सिर्फ तुम्हारे लिए ही लयबद्ध होना चाहेंगे, ताकि सफलताओं के क्षितिजों तक, कर्मठताओं के शिखरों तक, संकल्पनाओं के साकारों तक वे तुम्हारा साथ दे सकें, अगर तुम चाहो। उस पर भी उन्होंने शर्त रख दी कि अगर तुम चाहो, और कृष्ण फिर मुस्कुरा दिए। तो ये होती है मित्रता, जहां कृष्ण भी मैं होती हूँ, सुदामा भी मैं होती हूँ, और कृष्ण भी मित्र होते हैं और सुदामा भी मित्र होते हैं। तो ऐसी मित्रता मुझे जो है हमेशा मिलती रही है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि लगातार मेरे सारे मित्र जो हैं मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मैं बोलती जा रही हूँ। लेकिन मित्रता में भी एक बात होती है कि जो जितना अच्छा मित्र होता है, जितनी अच्छी हमारी मित्रता होती है, उसमें उलाहने भी जो हैं उतने ही आते हैं। उलाहने बड़े अच्छे होते हैं। जितने हम लोग जितना आपस में जितना जुड़े होते हैं, उतने ही उलाहने भी किए जाते हैं। तो मैंने उलाहना भी लिखा था। ये मैं जब गोवा आई और बहुत अकेलापन महसूस होता था, अपनों की बहुत कमी महसूस होती थी, तो मैंने एक कविता लिखी थी उलाहना। वो भी मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि उलाहने गैरों को दिए नहीं जाते, उलाहने गैरों को दिए नहीं जाते, अपनों को न देना पड़ता तो अच्छा था। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि उलाहना भी तभी दिए जाते हैं जब हम अपनों से जुड़े हुए होते हैं। तो उलाहने गैरों को नहीं दिए जाते, अपनों को न देना पड़ता तो अच्छा था। और अगली पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि पैबंदों से दुकूल अच्छे नहीं लगते, पैबंदों से दुकूल अच्छे नहीं लगते, रिश्तों को यूं चीरा न गया होता तो अच्छा था। ग्रंथियों को खोलना कितना मुश्किल है, ग्रंथियों को खोलना कितना मुश्किल है, गांठ को बांधा ही ना होता तो अच्छा था, गांठ को बांधा ही ना होता तो अच्छा था। और देखिए कि समृद्ध तो सब अपने घरों में होते हैं, समृद्ध तो सब अपने घरों के होते हैं, शब्दों का दारिद्र्य न दिखाया होता तो अच्छा था, शब्दों का दारिद्र्य न दिखाया होता तो अच्छा था। और संतोष की सीमाएं भी सबकी अपनी है। देखिए संतोष की बड़ी बात होती है कि संतोष की सीमाएं भी सबकी अपनी हैं, यूं असंतोष न जताया होता तो अच्छा था। व्यस्तताओं के बहाने कितने अच्छे हैं। देखिए आजकल हम लोग हमेशा कहते थे भाई बहुत व्यस्त रहती हूँ, और मेरी मित्रों के को अक्सर मेरे साथ बड़ी उलाहना रहता है कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो, हमें समय नहीं देती हो। तो व्यस्तताओं के बहाने कितने अच्छे हैं, याद कर लेना का एक पल चुराया होता तो अच्छा था। समय क्यों कम सा लगने लगा है, अब तो जाना है, समय क्यों कम सा लगने लगा है, अब तो जाना है। सबसे मिलकर जा पाते तो अच्छा था, सबसे मिलकर जा पाते तो अच्छा था। रुचि जी आपने गांठ की बात को अच्छा माना, धन्यवाद। और अंतिम पंक्ति है कि तिनके तिनके बिखरे पड़े हैं,
तिनके बिखरी पड़े हैं, बटोरना मुश्किल है। छूटने से पहले सब बंध जाते तो अच्छा था। छूटने से पहले सब बंध जाते तो अच्छा था। और हर अश्मता पर नयन जो नम हो जाते हैं, हर अश्मता पर नयन जो नम हो जाते हैं। लाड़ करके यूं छोड़ा ना होता तो अच्छा था। उलाहनों का क्या है, उलाहनों का क्या है, लंबी फहरिस्त बनती है। एक भी सुन लिया होता तो अच्छा था। लेकिन ये भी सच है कि जो सुन लेते तो उलाहना ही ना रह जाता, जो सुन लेते तो उलाहना ही ना रह जाता। इसलिए उलाहने को उलाहना ही रहने दो, यही सबसे अच्छा है। उलाहना को उलाहना ही रहने दो, यही सबसे अच्छा है। रंजन नेथानी जी, आप भी सुन रहे हैं? नमस्कार। पुष्पलता भट्ट जी, धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर लिखा, धन्यवाद आपका। तो मैं समझती हूँ कि ये जो उलाहना है, ये भी होना चाहिए, मित्रता है ये भी होना चाहिए, दुलार है ये भी होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी मित्रों कि मैंने जो सबसे पहली कविता लिखी थी, वो तीसरी कक्षा में लिखी थी, और वो थी चोटी। उसमें मैंने मुश्किल से 6 कविताएं जो हैं, पंक्तियां जो उस कविता में लिखी थी, और उसमें पर्वत की चोटी और लड़की की चोटी, उसका मैंने तुलनात्मक तौर पर एक कविता लिखी थी। और जब मैंने अपनी माँ को सुनाई तो वो बहुत खुश हुई। और ये मेरी पहली कविता मैं कह सकती हूँ कि थी। उसके मेरी माँ जो थी वो बहुत ही विदुषी महिला थी, और उनके व्यक्तित्व कृतित्व सबका जो असर है मेरे मुझ पर भी पड़ा। वो एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी विषय की अध्यापिका रही। फिर उसके बाद जब रिटायर हुई तो वो पूरी एक पुस्तकालय बन गई थी, क्योंकि दिन रात जो है वो पढ़ती रहती थी, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। और सिर्फ जो है उन्होंने पूरी लाइफ सबको शिक्षा दी। तो मैंने अपनी माँ के ऊपर एक कविता लिखी थी, और ये कविता मैंने यहाँ पे गोवा में राजभवन में एक कवि सम्मेलन हुआ था, तो उस समय मैंने इस कविता को सुनाया था। और मृदुला सिन्हा मैडम का विशेष स्नेह, विशेष प्रशंसा मुझे इस कविता पर मिली थी, मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कविता का विषय है शीर्षक है सुधा शुचि मेरी माँ। मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। मैंने मेरी माँ के अंदर मुझको पलते देखा है। अपनी बेटी के सुंदर मुख को जब मैंने पहली बार निहारा था, अपनी बेटी के सुंदर मुख को जब मैंने पहली बार निहारा था, मेरी आंखों में मैंने अपनी माँ के भावों को पाया था। बेटी की खुशबू में माँ के फूलों को झरते देखा है। मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। तुमको बस आगे बढ़ना है, तुमको बस धन्यवाद सुरेश नीरव सर, आपको कविता की पंक्तियां अच्छी लगी। देखिए, हर माँ कहती है अपने बच्चों से कि तुमको बस आगे बढ़ना है, संघर्षों की मंजिल चढ़ना है। तुम सफलताओं की मूरत बन मेरे सपने साकार करो। माँ की इस अभिलाषा को प्रतिपल संवरते देखा है। मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। और देखिए, बच्चे के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। वो इस पंक्तियों में आप देखेंगे कि अपने बच्चों के भावी जीवन से कोई समझौता नहीं होगा। अपने बच्चों के भावी जीवन से कोई समझौता नहीं होगा। मैं खड़ी हुई हूँ जिस पथ पर, कोई व्यवधान नहीं होगा। इस शपथ पूर्ति हेतु माँ को मौन झगड़ते देखा है। मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। नियमों धर्मों के पालन में सख्त अनुशासित मेरी माँ, जिज्ञासु और कितनी भोली, जीवंत ग्रंथ सी विदुषी मेरी माँ। मैंने उनको ग्रंथों से दिन भर बतियाते देखा है। मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। रूढ़ियों के शरों शूलों पर निडर चली है मेरी माँ। रश्मि जी धन्यवाद, आपने ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखा है कमेंट में, धन्यवाद आपका। तो रूढ़ियों के शरों शूलों पर निडर चली है मेरी माँ, आत्मविश्वास से सराबोर, शैल सुतासी संस्कारी मेरी माँ।
ससुराल की सीमा छूते ही झट सिर को ढकते देखा है, मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। प्रारब्धों के टकरावों से प्रारब्धों के टकरावों से अंदर अंदर टूटी कितनी माँ, अपनों के बिखरावों को पल पल समेटती मेरी माँ, चल चल कर अब थके हुए पैरों को थमते देखा है, मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। जीवन के हर राग से तृप्ति, पीड़ा का भी क्षोभ नहीं, केवल अब विराग विरक्ति, किसी बात का लोभ नहीं। मैंने मेरी माँ को ऐसे तपस्वी बनते देखा है, मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। इन अगली पंक्तियों पर मैं आपका ध्यान चाहूंगी, क्योंकि ये पूरे भारत को लेकर मैंने लिखा है कि वैसे तो भारत का हर घर पूर्ण महाभारत, वैसे तो भारत का हर घर पूर्ण महाभारत आंशिक रामायण होता है, बस हर घर की माँ एक उपन्यास स्थायी भाव की सीता है। बस हर घर की माँ एक उपन्यास स्थायी भाव की सीता है, वरना तो हर घर में किरदार बदलते देखा है, मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। जीवन के संचालन में हर रोज वही सब होता है, जो माँ के साथ हुआ करता था, किंचित वैसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। मेरे हाथों में भी शायद मेरे माँ की मेरे हाथों में भी शायद माँ के हाथों की रेखा है, मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपने मेरी रचना को अच्छा कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंतिम पंक्तियां हैं कि माँ बनने पर जाना मैंने कि माँ मुझ में कितने अंदर तक बैठी हैं। हर युग में हर स्त्री अपनी माँ की ही बेटी है, मैंने मेरी माँ के अंदर मुझको पलते देखा है, मैंने मेरे अंदर मेरी माँ को बनते देखा है। आप सभी को मेरी ये रचना पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा-सा अपने बारे में और बता दूँ कि मैंने बीएससी, एमएससी डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से किया, और मुझे वनस्पति विज्ञान में मैंने किया था, और मुझे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान मिला। और मेरा जो शोध कार्य था उसको भी मुझे मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। तो इस तरह से जब लेकिन ये पुरस्कार मुझे मिले, उस समय तक मेरे पापा जो हैं वो नहीं रहे, और वो ऊपर से ही देख रहे थे कि उनकी बेटी जो है उसको इस ये पुरस्कार मिले या मैं शोध कार्य कर रही हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मेरे पापा गुजर गए थे, लेकिन मेरे पापा को अपने पुश्तैनी घर और उत्तरदायित्व था पुश्तैनी संपत्ति को संभालने का, तो उन्होंने युवावस्था में ही नौकरी जो है छोड़ दी थी। ब्रह्मदेव शर्मा सर, आपको कविता अच्छी लगी, धन्यवाद आपका, मैं कमेंट देख रही हूँ। निवेदिता चक्रवर्ती जी धन्यवाद। दिनेश वत्स सर धन्यवाद, आपको कविता अच्छी लगी। तो मैं बात कर रही थी पापा की कि वो मैं सेकेंड ईयर में थी तभी वो नहीं रहे थे, और तब उस शोक ने मेरे अंदर का जो संवेदनाएं थी उनको बहुत अधिक आहत किया, और मैंने पापा के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। लेकिन उस सब में मैंने जाना कि एक पिता की प्राथमिकता भारतीय समाज में कितनी ज्यादा होती है। चंद पंक्तियां मैं बताना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है डैडी, बहुत जरूरी है डैडी समाज में रहने के लिए, झूठी सहानुभूतियों से बचने के लिए, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनने के लिए, घर में अनैतिकता के अप्रवेश के लिए, किसी की उपेक्षा से दूर रहने के लिए, और स्वयं को अधिकार युक्त और सबल समझने के लिए बहुत जरूरी है डैडी। ये पंक्तियां मैंने पापा के ऊपर लिखी थी। और अब मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ, पुश्तैनी घर, जिसे मैंने भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित एक कवि सम्मेलन में सुनाया था। बहुत से जो मेरी दोस्त हैं, मित्र हैं, वो इस कविता से भलीभांति परिचित हैं, लेकिन फिर से मैं जो मेरे नए मित्र बने हैं उनके लिए मैं ये कविता सुनाती हूँ। ये हमारे भारत की जो हर पुश्तैनी घर है, ये उसकी पीड़ा है कि अब मैं पुश्तैनी घर कहा जाता हूँ। समय
अब मैं पुश्तैनी घर कहा जाता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे पुरखों को पनाह दिया करता था, अब तुम्हारी राह तकने का गुनाह किया करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे पुरखों की किलकारियां सुनी है यहाँ, अब तुम्हारे बच्चों के आने की राह तकता हूँ। रणधीर संजीवनी जी, आप भी आ गए, धन्यवाद आपका। तो मैं पुश्तैनी घर कविता सुना रही हूँ कि मैं पुश्तैनी घर कहा जाता हूँ। मेरे दरवाजों, दीवारों, गवाक्षों, दालानों, बरामदों, छज्जों में, मेरे पिछवाड़े के छोटे मकानों, अगवाड़े के उद्यानों में तुम्हारे नन्हे बचपन की छुअन आज भी ताजी है। अब तुम्हारे धक्के से द्वार खुलने की आस रखता हूँ कि मैं अब पुश्तैनी घर कहा जाता हूँ। पुश्तैनी घर की पीड़ा देखिएगा कि मेरे संग संग वो आम, जामुन, अमरूद, अनार, बरगद, पीपल, बेल, हर सिंगार, कचनार, तुम्हारे नटखट विनोद आज भी बिसरा नहीं पाते। अब तुम्हारे बच्चों के संग खेलने की चाह रखता हूँ कि अब मैं पुश्तैनी घर कहा जाता हूँ। सुरेश मेहरा सर, धन्यवाद। मधुलिका सिंह जी, धन्यवाद। आगे की पंक्तियां हैं कि जानता हूं कि अब कोई जन्मोत्सव मनेगा नहीं यहाँ, कि जानता हूं कि अब कोई जन्मोत्सव मनेगा नहीं यहाँ, न कोई डोली उठेगी, न बारात सजेगी कभी। मैंने तुम्हारे पुरखों की आखिरी अर्थी को उठाया था, मैंने तुम्हारे पुरखों की आखिरी अर्थी को उठाया था, अब किसी को कांधा भी न दे पाने का सच समझता हूं। अब मैं पुश्तैनी घर कहा जाता हूं। तुम्हारी तरह उन दरख्तों के पाशिंदे परिंदे भी नहीं आया करते, मरकटों, चमगादड़ों, उलूकों, गिरगिटों, सर्पों का आशियाना हूं, जो अपने अनादि होने का घमंड किया करता था, अब अकस्मात अंत की आशंका से सहम जाता हूं। अब मैं पुश्तैनी घर कहा जाता हूं। हो चुका हूं बूढ़ा, जानता हूं अपना यह सच, मेरे पड़ोसी की तरह किसी दिन मेरी भी मौत आएगी, बिक जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर तुम्हें धनवान बना जाऊंगा। एक विशाल इमारत पर मेरी लाश, एक विशाल इमारत को मेरी लाश पर सजा देख पाता हूं। अब मैं पुश्तैनी घर कहा जाता हूं। अंतिम पंक्तियां हैं कि सोचता हूं, पुश्तैनी घर सोच रहा है कि सोचता हूं मेरे बाद तुम्हारी संतति पुश्तैनी होना नहीं जान पाएगी। उस इमारत में वो दम कहां जो पुश्तैनी होने का भार सह पाएगी। अब कभी किसी दिन अचानक हल्के से झोंके से मेरी लाश पर ही ढह जाएगी। चलो सौभाग्यशाली हूं, पुश्तैनी होने का कर्ज चुका पाता हूं कि मैं अब पुश्तैनी घर कहा जाता हूं। धन्यवाद सर। आप सुरेश सर, आपने लिखा है कि बहुत मार्मिक रचना, आप सभी के मर्म को इस कविता ने छुआ तो मेरा लिखना सार्थक हो गया। धन्यवाद सर। पुरुषोत्तम एन सिंह सर, केपी चौहान सर, आप सभी का धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि समय बहुत कम है, मैंने कुछ ज्यादा ही रचनाएं आपको सुनाने के लिए रख ली हैं, मैं उनको कम कर दूंगी। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पीएचडी डॉक्टर हरि सिंह और ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से किया था। उसके बाद मेरा विवाह सतना में हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह के बाद भी मैंने कभी ससुराल की परिभाषा को नहीं जान पाया। बस एक चीज जरूर रही कि विवाह के पूर्व जो था, मेरा पूरा जीवन अध्ययन और अध्ययन में ही चला गया। व्यवहारिकता थोड़ा मैंने कम सीखी और शायद अभी भी उतना व्यवहारिक मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं लिखती हूँ तो उसमें बहुत अधिक समय अध्ययन में देना पड़ता है, बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मैं सामाजिकता और उसको नहीं जान पाती हूँ। और जहाँ तक मेरा जब विवाह हुआ और ससुराल गई तो वहाँ भी मुझे बहुत दुलार मिला। मेरे इन-लॉज से, मेरी सास ससुर सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे ससुराल के पक्ष के जितने भी लोग हैं सबका इतना दुलार मिला कि मैं वहां भी सिर्फ प्रेम को ही समझ पाई हूँ।
एक वाकया मेरा इस बात को सिद्ध कर सकता है कि जब मेरा पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च चल रहा था और मुझे एक अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भाभा इंस्टीट्यूट मुंबई जाना था, तब मैं अपनी 3 साल की 3 महीने की बेटी को अपनी सासू माँ के पास छोड़कर गई थी। और रवि उन दिनों भोपाल में जॉब करते थे, तो मेरी बिटिया को सर ने मेरी सासू माँ ने ही रखा। तो मेरी जो पड़ोसिन थी वो देखती थी कि ना मैं दिख रही हूँ ना सर दिख रहे हैं, तो उन्होंने मेरी सासू जी से पूछा कि आपके दामाद भी बाहर गए हुए हैं क्या? तो मेरी सासू ने कहा कि नहीं, वो मेरा दामाद नहीं है, वो मैं शुभ्रता जो है वो मेरी बहू है। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो दर्शा मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मतलब मैं बहू भी बन गई हूँ, और ये दुलार जो है मुझे हमेशा अभी तक चलता रहा है। अ, लेकिन मेरी पारिवारिकता से अलग भी मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी, और कविताओं में मैंने भारत की जो स्त्रियों की जो दशा है उस पर भी मेरी मेरी बहुत सारी कविताएं हैं। और मैंने बेबाकी से और जो भी स्त्रियों के बारे में जो भी जाना उस पर लिखा। मेरी बिल्कुल 4 पंक्तियों की एक कविता है जिसमें मैं कहती हूँ कि जो भारतीय स्त्रियां होती हैं उनकी स्थिति कुछ मछलियों की तरह होती है। पानी, हवा, लहरें, किनारे, वजूद, सब कुछ तो अपना है। ध्यान दीजिएगा कि पानी, हवा, लहरें, किनारे, वजूद, सब कुछ तो अपना है, फिर भी कितने पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। फिर भी कितने पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं अपने ही समंदर में मछलियों को। तो ये ऐसी स्थिति भारत में स्त्रियों की है। कई विषयों पर मैंने स्त्रियों की जो अलग अलग जो भी समस्याएं होती हैं उस पर मैंने कविताएं लिखी हैं। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं उन कविताओं को कभी और मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। लेकिन उन सब में एक मैंने स्त्री कविता लिखी थी, उसको भी सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उसमें था कि पुरुष की दृष्टि में स्त्री एक व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं है। वह किसी के लिए संज्ञा है, मात्र व्यक्ति, वस्तु या स्थान है। किसी के लिए अलग अलग प्रकार से प्रायोजित सर्वनाम है। असंख्यों के अनंत विशेषण है। किसी के लिए परिमाणवाचक तो किसी के लिए परिणाम वाचक है। कितनों के लिए वह क्रिया है, अथक अपरिमित परिभाषा है, तो किसी की क्रिया विशेषण है। स्त्री रस है, छंद है, अलंकार है। किसी के जीवन का प्रत्यय है, किसी के जीवन का उपसर्ग है। स्त्री समाज का समास है। स्त्री किसी के जीवन का कारक है तो किसी का अव्ययी भाव है। आधी अधूरी व्याकरण से बनी एक भाषा के रूप में स्त्री को पढ़ा जाता है और फिर ये कहा जाता है कि स्त्री को समझना मुश्किल है। निसंदेह मुश्किल है, क्योंकि अधूरा ज्ञान पूर्णता को कभी पा नहीं सकता और व्याकरणीय त्रुटियों के साथ पढ़ी गई स्त्री को उसकी पूर्णता में कभी कोई समझ नहीं सकता। तो ये हालत हमारे यहाँ स्त्रियों की है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां नीरव सर जैसे और मधु मिश्रा मैम जैसे विद्वान हों, वहां स्त्रियों को भी हम जैसे जो कवियत्रियां हैं उनको भी स्थान मिल जाता है। धन्यवाद सर। मधुलिका सिंह जी, आपको स्त्री पर लिखी मेरी कविता पसंद आई, आपका धन्यवाद। इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पर भी बहुत सी कविताएं लिखी जा रही हैं। मजदूरों पर खासतौर पर कविताएं लिखी जा रही हैं। मधु मिश्रा मैम ने बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही मार्मिक कविता जो है इस मजदूरों पर लिखी थी। तो मैं समझती हूँ कि सुदामा काल से लेकर कोरोना काल तक दरिद्रों की बिल्कुल भी स्थिति जो है वो नहीं बदली है। दरिद्र तो दरिद्र ही है, चाहे वो सुदामा काल के समय का रहा हो, चाहे वो कोरोना काल के समय का रहा हो। मैंने बहुत पहले दरिद्र पर एक कविता लिखी थी और मैं समझती हूँ कि इस समय जो कोरोना काल में हमारे मजदूर भाई बहन जो जिस दुर्दशा से गुजर रहे हैं, तो वो दरिद्र आज भी वैसा ही है।
मेरी कविता थी कि मैं दरिद्र मन मेघों से बस पानी बरसा पाता हूँ। पानी भी क्या चक्षु प्रेम जल दारुण दुख का नाता हूँ। तुम व्योमकेश अपनी अलकों से सारे जग को बांधे हो। ये देखिए कि जो एक दरिद्र है वो क्या सोचता है कि मैं दरिद्र मन मेघों से बस पानी बरसा पाता हूँ। पानी भी क्या चक्षु प्रेम जल दारुण दुख का नाता हूँ। तुम व्योमकेश अपनी अलकों से सारे जग को बांधे हो। कहते हो आओगे मेरे घर, आतिथ्य कैसे स्वीकारूंगा। एक गरीब की आप देखिएगा कि एक गरीब किसी को कैसे अपने घर चाहते हुए भी नहीं बुलाना चाहता है कि तुम व्योमकेश अपनी अलकों से सारे जग को बांधे हो। कहते हो आओगे मेरे घर, आतिथ्य कैसे स्वीकारूंगा। क्या दूंगा, कैसे दूंगा, क्या दिखाऊं, क्या छिपाऊंगा अपनी दरिद्र सी लज्जा को। अपनी दरिद्र सी लज्जा को किस चुनरी से ढक पाऊंगा। पर कुछ तो दूंगा। देखिए कि इतना दरिद्र है फिर भी वो कहता है कि पर कुछ तो दूंगा, यह संस्कार में आता है। आ रहे हो मेरे घर यानी मेरा तुम्हारा कुछ तो नाता है। मैं दरिद्र स्वीकारूंगा आतिथ्य तुम्हारा। देखिए ये दरिद्र का इतना विशाल हृदय होता है कि वो कुछ ना होते हुए भी ईश्वर के आतिथ्य को भी कभी मना नहीं करता है। तो वो कहता है कि मैं दरिद्र स्वीकारूंगा आतिथ्य तुम्हारा। तुम आ जाओ, आकर देखो, वाणी भावों शब्दों से बने मेरे रसिक भोजन को खाकर देखो। मेरे दारिद्र्य मलिन नभ के मेघों से सिंचित होकर देखो। मैं बस इतना ही कुछ कर पाऊंगा। इतने करने के बाद भी वो कहता है कि मैं बस इतना ही कुछ कर पाऊंगा। मैं दरिद्र तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। और अंत में वो कहता है कि वो क्या देगा, वो क्या देगा जो स्वयं रिक्त है। वो क्या देगा जो स्वयं रिक्त है। नहीं मैं तुम सा जो संपूर्णित हो। और साथ में वो उलाहना देता है कि होने की अनुभूति हो, होने की अनुभूति हो, बस तुम कितने आवरणित हो। तो ये दरिद्र की जो हमारे यहाँ परिभाषा है वो हमेशा एक सी रहती है। और मैं समझती हूँ कि मैं भी एक दरिद्र सी कवयित्री हूँ और आप सभी का जो स्नेह लगातार मुझे मिल रहा है उससे मैं अभिभूत हो रही हूँ। आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं, मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बस लग रहा है कि समय बहुत कम है तो कोरोना काल पर लिखी एक ताजी सी जो कविता है, बस मैं कब जाओगे दिला न्याय प्रकृति को। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो कविता थी कि ओह कोरोना तुम कब जाओगे। दिला न्याय प्रकृति को, दिला न्याय प्रकृति को, हमें मार डाला, कैद कर दिया। हमारे रंगीन अपराधों को पल में काला सफेद कर दिया। बस रंग ही अदले बदले हैं, बस रंग ही अदले बदले हैं काल कोरोना तुमने। हमको काला प्रकृति को रंगीला कर दिया, हमको काला प्रकृति को रंगीला कर दिया। और ध्यान चाहूंगी कि प्रदूषणों के दिन लदे, प्रदूषणों के दिन लदे प्राणवायु सुधर गई। प्रदूषणों के दिन लदे प्राणवायु सुधर गई। सुनते हैं गंगा निर्मला फिर सुनीला हो गई। सुनते हैं गंगा निर्मला फिर सुनीला हो गई। मोर पथ पर नाचने लगे हैं अब, मोर पथ पर नाचते दिखने लगे हैं अब। सुमनों फलों को खूब रसीला कर दिया। करने लगे अटखेलियां वो मृग के प्यारे छोने, करने लगे अटखेलियां वो मृग के प्यारे छोने। चहकने लगे खगवृंद जो हो गए थे मौने, चहकने लगे खगवृंद जो हो गए थे मौने। वनराज विचरण करने लगे अब बेखौफ जंगलों में, वनराज विचरण करने लगे अब बेखौफ जंगलों में। दिखने लगी बहार पर्वतों अंचलों में। दावानलों ने धू धू, इन पंक्तियों पर मैं सुरेश मेहरा जी जय गंगा मैया कहते हैं कि गंगा मैया जो है स्वच्छ हो गई हैं। तो इन पंक्तियों पर मैं विशेष तौर पर ध्यान चाहूंगी कि दावानलों ने धू धू जलाई थी जो वन्य जीवों की आत्माएं।
आपको ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग याद होगी कि दावानलों ने धू धू जलाई थी जो वन्य जीवों की आत्माएं, भर रही एक एक हिसाब हर रोज मानव चिताएं, भर रही एक एक हिसाब हर रोज मानव चिताएं, कोरोना हे अदृश्य से तुम। धन्यवाद दमयंती शर्मा मैम। कि कोरोना हे अदृश्य से तुम कहर कब तक ढाओगे, जितना रुलाया है प्रकृति को हमने, जितना रुलाया है प्रकृति को हमने, क्या 100 गुना हमें रुलाओगे, जितना रुलाया है प्रकृति को हमने, क्या 100 गुना रुलाओगे। ओह कोरोना तुम कब जाओगे, ओह कोरोना तुम कब जाओगे। ब्रह्मदेव शर्मा सर धन्यवाद। हालांकि मैं एक कविता सोची थी टैबलेट आहार सुनाने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि समय नहीं है। कितना बज रहा है अभी? यदि आप अनुमति देंगे तो मैं अपनी एक कविता और सुना सकती हूँ, टैबलेट आहार। जी जरूर, बस ये अंतिम एक कविता है। क्योंकि ये जो मैंने कहा कि हम लोग कोरोना की स्थिति में जो हम पहुंचे हैं वो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और इसी तरह से जी यशपाल सर आपने अनुमति दे दी है तो मैं अंतिम एक कविता जरूर सुनाती हूँ, टैबलेट आहार। तृप्ति जी जरूर धन्यवाद जो आपने अनुमति दी। तो टैबलेट आहार जो है वो एक कविता है कि प्रकृति की अनुपम कृति, प्रकृति की अनुपम कृति अब अप्रतिम नहीं रही। जी सुरेश सर, नीरव सर मैं सुनाती हूँ टैबलेट आहार कि प्रकृति की वो अनुपम कृति अब अप्रतिम नहीं रही, कोशा कोशा टैबलेट हो गया है आदमी, कोशा कोशा टैबलेट हो गया है आदमी, और हर मर्ज का इलाज टैबलेट है यहाँ, हर मर्ज का इलाज टैबलेट है यहाँ, टैबलेट का विकार हो गया है आदमी, कि कोशा कोशा टैबलेट हो गया है आदमी। धन्यवाद मधुलिका सिंह जी। ध्यान चाहूंगी कि टैबलेट खाते खाते, टैबलेट खाते खाते जन्म लेते हैं बच्चे, स्तनपान के बदले कृत्रिम दुग्ध पिला रहा है आदमी। और प्रखर सुरेश नीरव सर वैज्ञानिक चेतना से लैस कविता, धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए कि टैबलेट खाते खाते जन्म लेते हैं बच्चे, स्तनपान के बदले कृत्रिम दुग्ध पिला रहा है आदमी। और प्रखर बुद्धि से विद्वान हो जाते मेरे बच्चे, ज्ञान देने के बदले टैबलेट खिला रहा है आदमी, ज्ञान देने के बदले टैबलेट खिला रहा है आदमी। और प्रज्ञा और बल से तेजस्वी बन जाती युवा पीढ़ी, प्रज्ञा और बल से तेजस्वी बन जाती युवा पीढ़ी, अध्ययन श्रम के बदले टैबलेट आजमा रहा है आदमी। और गिरते हुए बालों से, ध्यान चाहूंगी कि गिरते हुए बालों से कोई उम्र ना भांप ले, गिरते हुए बालों से कोई उम्र ना भांप ले, झड़ गए बालों को टैबलेट से उगा रहा है आदमी, झड़ गए बालों को टैबलेट से उगा रहा है आदमी। और यौवन कभी बुजुर्गियत में न समा जाए। धन्यवाद दिनेश वत्स सर, धन्यवाद दमयंती मैम, तृप्ति जी धन्यवाद। कि यौवन कभी बुजुर्गियत में न समा जाए, यौवन कभी समा जाए, पड़ रही झुर्रियों को टैबलेट से मिटा रहा है आदमी, पड़ रही झुर्रियों को टैबलेट से मिटा रहा है आदमी। और यूं प्रकृति के विरुद्ध चलकर 20 बीमारियां पाल ली, यूं प्रकृति के विरुद्ध चलकर 20 बीमारियां पाल ली। शायद कुछ व्यवधान आ रहा है, सुनाई दे रहा है आपको कि यूं प्रकृति के विरुद्ध चलकर 20 बीमारियां पाल ली, अब भोजन से ज्यादा टैबलेट खा रहा है आदमी। और समय पर ना मिले तो परेशान हो जाए, टैबलेट से बीमार सा हो गया है आदमी। तो ये हमारी हालत है। और हर दर्द को चुटकियों में मिटाने की धुन में, हर दर्द को चुटकियों में मिटाने की धुन में टैबलेट का शिकार हो गया है आदमी, और कोशा कोशा टैबलेट हो गया है। धन्यवाद सर। लेकिन अब सचमुच बहुत बहुत
समय हो रहा है, तो मैं अंत में मंगल दीप अपनी कविता के साथ विराम दूंगी। मंगल दीप जलाते हुए कि जलाओ एक दीप की जगत जगमगा उठे, जलाओ एक दीप की जगत जगमगा उठे, खिलाओ एक खील कि अखिल खिलखिला उठे। दीप जो बिखेरता ज्ञान के प्रकाश को, दीप जो बिखेरता ज्ञान के प्रकाश को, दीप जो चीरता अज्ञान के तमांश को, दीप जो चीरता अज्ञान के तमांश को, दीप ऐसा मानो, दीप ऐसा मानो अमावस का चांद जी उठे, दीप ऐसा मानो अमावस का चांद जी उठे, जलाओ एक दीप कि जगत जगमगा उठे। गाओ एक गीत कि दीपों की अवली जल उठे, गाओ एक गीत कि दीपों की अवली जल उठे, दीप जो समेटता संस्कृति के बिखराव को, दीप जो सहेलता रीतियों के घाव को, दीप ऐसा मानो वेद ही सजीव हो उठे, दीप ऐसा मानो वेद ही सजीव हो उठे, जलाओ एक दीप कि जगत जगमगा उठे। पाओ एक जीत कि विश्वाणु प्रेरित हो उठे, पाओ एक जीत कि विश्वाणु प्रेरित हो उठे, दीप जो बांटता प्रेम के प्रसाद को, दीप जो बांटता प्रेम के प्रसाद को, दीप जो सहारता धरणी के अवसाद को, दीप ऐसा मानो दीप ऐसा मानो मानवता ही कह उठे, जलाओ एक दीप कि जगत जगमगा उठे, जलाओ एक दीप कि जगत जगमगा उठे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी ने मुझे इतना सुना, इतना हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज सर।